हाँ जी बच्चों, जल्दी से एक बार मेरे को कंफर्म करिए क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जल्दी से बच्चों कंफर्म करिए क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी से मेरे को एक बार कंफर्म करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जल्दी से क्लियर करें। ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना देर करे आज की क्लास का टॉपिक। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स का आपका टॉपिक रहेगा। चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल अफेयर्स। करंट अफेयर्स का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल अफेयर। इस कंसेप्ट को आपके पास आपकी बुक होगी, उस बुक को ओपन कर लीजिए। जो जो मैं क्रक्स यहां पर आपको बनाऊंगा, क्रक्स आपको यहां पर आपको मिलेंगे, उन सारे क्रक्स को नोट करते जाना पेंसिल से या पेन से। बाकी सारा एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ और इन डिटेल। एग्जामिनेशन के लिए जो की पॉइंट्स होंगे उन की पॉइंट्स को मैं आपके लिए टिक करा दूंगा। चैप्टर है बेटा फाइनेंशियल अफेयर्स, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करता है या फिर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड मुद्दों के बारे में बात करता है। जब इस चैप्टर की बात करते हैं, फाइनेंशियल अफेयर्स की बात करते हैं, तो ये फाइनेंशियल अफेयर्स हमारे बैंकिंग से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करता है, फंड से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करता है, फाइनेंस से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करता है। सबसे पहले, हालांकि बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं डील करते हो, टैकल करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये पर्टिकुलर एलिमेंट है क्या। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, तो सबसे पहले मुद्दा आता है बैंक है क्या। बैंक क्या है। अगर हम बैंक के बारे में आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें, बैंक के बारे में जानने का प्रयास करें, बैंक के बारे में समझने का प्रयास करें, तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम बच्चों क्या होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम बच्चों क्या होता है कि फंड लेना और फंड देना। यानी बैंक क्या रहेगा बच्चों, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा, और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वर्किंग क्या रहेगी, पैसे लेना और पैसे देना। यानी कि जो पैसों में डील करता है, जो मनी में डील करता है, जो फाइनेंस में डील करता है, दैट मींस उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बैंक बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग आज के टाइम में काफी वाइडर हो चुकी है, काफी बढ़ चुकी है। ये सिर्फ पैसे के लेन देन ही नहीं, डिपॉजिट्स और लोन के अलावा और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब बैंक के बारे में बात करते हैं, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कहीं ना कहीं डिपॉजिट, पैसा आप उसमें जमा कर सकते हो, साथ ही साथ लोन ले सकते हो, और इसके अलावा और ये डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका आ जाता है वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज और सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस। दैट मीन्स अगर हम बात करें, बैंकर्स आपके वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं। सर ये वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आप बैंक को दीजिए, बैंक उन्हें आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी देगा, और बेहतर एडवाइस के साथ आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ आपके पैसे पर रिटर्न प्रोवाइड कराया जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, आप उन्हें खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो विद द हेल्प ऑफ बैंकर आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों करेंसी एक्सचेंज। हमारा मन हुआ, हमारा मूड हुआ कि इस बार हम घूमने जा रहे हैं, इस बार हम घूमने जा रहे हैं। बच्चों इस बार कहां घूमने जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं इस बार सर यूएस से घूमने चलो। बच्चे कह रहे हैं इस बार यूएस से घूमने चलो, और यूएस से घूमने हम जा रहे हैं। हम अपने गांधी जी वाले उधर नोट लेकर के चले गए। जिस भी शॉप पर दिखाते हैं बोलता है नकली है, नकली है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्री के डॉलर्स अगर इंडिया में लेकर के घूमते रहें और शॉप्स पर सामान परचेज करें, गोलगप्पे खाने निकल जाए या सब्जी खरीदने निकल जाए, सब्जी वाला क्या बोलेगा, नकली है, नहीं पहचानते। हम तो गांधी जी वाला नोट पहचानते हैं। सेम वे फॉरेनर्स हमारी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन जनरल इन मार्केट में। साथ ही साथ हम फॉरेनर्स की करेंसी को अपनी मार्केट में एक्सेप्ट नहीं करते। हम इंडियन करेंसी में ही बेसिकली डील करते हैं। बट एक कंट्री की करेंसी उस कंट्री के लिए वैलिड होती है, उस कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल होती है। एक कंट्री की करेंसी उस कंट्री के लिए वैलिड होती है बच्चों, उस कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल होती है। जब जब हम इंडियन रुपीस की बात करेंगे, इंडियन करेंसी की बात करेंगे, इंडिया में वैलिडली चलेगा। जब जब हम डॉलर की बात करेंगे,
तो फॉरेन कंट्री में बेहतर तरीके से चलेगा, जिस यूएसए में बहुत बेहतर चलेगा, लेकिन इंडिया में इन जनरल उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का काम क्या होता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं तो आप एक काम करो, फॉरेन करेंसी लेकर के जाओ, इंडियन रुपीस हमको दो, हम आपको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करेंगे। अगर उधर से गए और वापसी में कुछ पैसे बचा के लाए, कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंट्स आपको भेजते हैं, जाओ बच्चों मार्केट जाओ सामान लेके आओ, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे ही खर्च करके आएंगे, खाली हाथ आएंगे, उधर से पॉकेट में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऐसा तो नहीं करते ना। कभी कभार जो जरूरत होती है वो सामान लेते हैं, उसके बाद वापसी में जो पैसे बचते हैं उन्हें लेकर चले जाते हैं। सेम में फॉरेन कंट्री गए, जो बैलेंस बचा हुआ था डॉलर्स में, जो बचा हुआ था वो वापसी बैंक को दे करके अपने इंडियन रुपीस हम ले सकते हैं। तो करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं। मैंने आपको एक जनरल सा एग्जांपल दिया घूमने फिरने का। जब हम बिजनेस में डील करते हैं, हमको फॉरेन कंट्री में पेमेंट्स करने, डॉलर्स में पेमेंट करने, हम अपने बैंकर्स के पास जाएंगे, डॉलर्स परचेज कर लेंगे। हमको अगर पॉन्ड्स में पेमेंट करने तो हम अपने बैंकर के पास जाएंगे, पॉन्ड्स परचेज कर लेंगे और रुपये पे कर देंगे। अगर हम एक्सपोर्टर हैं, अगर हमको गुड्स सेल करने पर, एक्सपोर्ट करने पर अगर डॉलर मिले या पॉन्ड्स मिले, फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिला, तो भी हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, उस पेमेंट्स को बैंक में देंगे और बैंक से इंडियन करेंसी कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन जनरल हमारी कंट्री में अदर कंट्रीज के पैसे नहीं चलते। जैसे पाकिस्तानी रुपया हमारी कंट्री में नहीं चलेगा, बांग्लादेशी टका हमारी कंट्री में नहीं चलेगा, लेकिन उन कंट्रीज में तो चलेगा। तो उनके रुपए के कंपैरिजन में या उनके टका के कंपैरिजन में हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लेंगे। तो बैंक का काम क्या होता है बच्चों, वेल्थ मैनेजमेंट करना, करेंसी एक्सचेंज करना। इवन तो कई बार रिस्क रहता है, प्रॉपर्टी का कई बार रिस्क रहता है, वैल्यूएबल आइटम्स का उनकी कीप सेविंग करना। दैट मीन्स मान के चलो आपके घर में 10 किलोग्राम की गोल्ड ज्वेलरी है, आप घर से बाहर, चोर घर के अंदर और आप घर के अंदर, तब तक ज्वेलरी घर से बाहर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको हमेशा डर लगा रहता है कि हम घर से बाहर कभी जाएंगे ही नहीं। मन तो करता है कि घूम करके आए, मन तो करता है कि इधर जाएं और उधर जाएं, कभी इधर चलूं मैं, कभी उधर चलूं, लेकिन कहीं नहीं चल पाते क्योंकि ज्वेलरी घर में रखी हुई है बच्चों। ज्वेलरी आपके घर में और आप कहीं नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि क्या करें, वो पैसा हमें कहीं नहीं घूमने देता, वो मनी, वो वैल्यू हमें कहीं नहीं घूमने देती। तो हमने क्या किया, बैंक में जाकर के एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स लिया। ये भी सर्विसेज बैंकर्स अवेलेबल कराते हैं और हमने उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स में जमा करा दिया। दिन रात सिक्योरिटी रहती है और अब हम इंडिपेंडेंटली घूमते रहते हैं। दैट मीन्स अब हमको कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। तो बच्चे कह रहे हैं सेफ डिपॉजिट में सिर्फ वो वैल्यूएबल आइटम ही सारा डिपॉजिट करा सकते हैं या सारा घर ही डिपॉजिट करा सकते हैं? बेटा घर नहीं होगा। दैट मीन्स वो सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस में हम वैल्यूएबल आइटम्स ही डिपॉजिट कराते हैं। तो आज की डेट में अगर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू आ जाए, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेज, ऑल ऑफ दीज, तो टिक क्या करने वाले हो बच्चों? ऑल ऑफ दीज। तो टिक क्या करोगे बच्चों? ऑल ऑफ दीज। साथ ही साथ जब हम बैंकर्स की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिपॉजिट का भी काम करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं। अगले मुद्दे की बात करेंगे, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। हालांकि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बहुत डिटेल में, बहुत ही गहन तरीके से बातें करेंगे। बट मुद्दे वाली बात यह है कि पहले यह कंसेप्ट समझने का प्रयास करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है। जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो उस कंट्री के मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को टैकल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए डिफरेंट टाइप के सेंट्रल बैंक इमर्ज होते हैं। दैट मीन्स अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का भी सेंट्रल बैंक होगा, हम यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए का भी सेंट्रल बैंक होगा, अगर हम यूके की बात करेंगे तो उसका भी सेंट्रल बैंक होगा, चाइना का भी सेंट्रल बैंक होगा। ईच एंड एवरी कंट्री के सेंट्रल बैंक होते हैं। डिफरेंट कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उस कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को टैकल करते हैं, उस कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को डील करते हैं और वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स की मदद से उस मॉनेटरी सिस्टम को डील्स करते हैं। हम डिफरेंट चैप्टर्स में इन सारे एस्पेक्ट को पढ़ेंगे और कुछ कनेक्टेड मैटर्स इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। बच्चों सेंट्रल बैंक की अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक एक टॉप इंस्टीट्यूशन होता है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। इससे ऊपर कोई बैंक नहीं होता, इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता। सेंट्रल बैंक इज अ टॉप इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन, मतलब बात बराबर है। कंट्रीज मॉनेटरीज एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि जब हम मॉनेटरी सिस्टम की बात करें या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल और मॉनेटरी दोनों सिस्टम का ये हमारा टॉप इंस्टीट्यूशन होता है। इट इज नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव पर काम नहीं करता। तो एग्जामिनेशन के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा
क्या सेंट्रल बैंक प्रॉफिट मोटिव से गाइड करता है? या सेंट्रल बैंक प्रॉफिट मोटिव कहीं ना कहीं नहीं रखता? दैट मीन्स सेंट्रल बैंक इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, सेंट्रल बैंक इज नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, बोथ, नन ऑफ दीज, या पार्टली नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन आपके लिए आ सकता है। तो आपने टिक करना है नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक एक टॉप इंस्टीट्यूशन होता है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है ये बताइए। सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी का मीनिंग होता है कि वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाए। अगर आप सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस रिजेक्ट किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, पोस्टपोन्ड किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, डिफरेंट एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए जा सकते हैं। आप कंट्री में वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। बच्चे कह रहे हैं हम तो पैसे लेते हैं और देते हैं, और सेंट्रल बैंक की जो गाइडेंस है उसके अगेंस्ट पैसे ले दे रहे हैं। बैंक को करना है जो कर लो, हमारा लाइसेंस रद्द कर दो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो कैश में पैसे दे दिया करेंगे और अपने अकाउंट से भी दे दिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? नो डाउट बेटा, आप अगर पैसे का लेन देन करते हैं, आप कोई भी गाइडेंस फॉलो ना भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपने अपना रजिस्ट्रेशन सेंट्रल बैंक के पास नहीं करा रखा, आप कोई बैंकिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप एक देसी तरीके से, आप एक नॉर्मल तरीके से, आप एक लेमन वे आउट में, आप एक आम पब्लिक की तरह कुछ छोटा मोटा अमाउंट ले दे सकते हैं, बड़ा अमाउंट भी ले दे सकते हैं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा होगा लेकिन सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा ही होगा। सेंट्रल बैंक इज द सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ये किनको रेगुलेट करती है? जो मार्केट में बड़े सारे बैंकर्स अवेलेबल हैं, जो मार्केट में बड़े सारे बैंकर्स अवेलेबल हैं, उन सारे के सारे बैंकर्स को ये रेगुलेट कर रही होती है। ये सारे के सारे बैंकर्स को रेगुलेट कर रही होती है। दैट मीन्स सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करती है। हमने बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि जो आरबीआई एक्ट में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होगा, या जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, जो जिस पर जो पर्टिकुलर एंटिटी, जो पर्टिकुलर बैंकर बैंकिंग बिजनेस में कहीं ना कहीं वर्किंग होगा, इन्वॉल्व होगा, उन पर्टिकुलर एंटिटीज को आरबीआई से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, आरबीआई से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। और आरबीआई ने उनको लाइसेंस इस बात के लिए दिया है कि आप बैंकिंग बिजनेस करेंगे लेकिन प्रॉपरली करेंगे, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अगर आपके बैंकिंग बिजनेस में इरेगुलरिटीज फाइंड आउट होती हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, और अगर ज्यादा बड़े गड़बड़ हुए, ज्यादा बड़ी समस्याएं हुई तो फिर आपके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं, आपके लाइसेंस भी कहीं ना कहीं वहां पर कैंसिल किए जा सकते हैं या सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक एक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसके पास राइट्स होते हैं कि वो एक उसके दायरे में आने वाली एंटिटीज के अगेंस्ट वो एक्शन ले पाए। अब आप किसी एक मिस्टर एक्स ने मिस्टर बाई का मर्डर कर दिया, अब सेंट्रल बैंक उसे फांसी की सजा नहीं सुना सकता क्योंकि वो उसके दायरे में नहीं आता। ये जो काम है उसके दायरे में नहीं आता, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमारा एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। वो किसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को देखेगा, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को देखेगा। बट क्राइम क्या चल रहा है, क्राइम से रिलेटेड मैटर पर सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है। तो सेंट्रल बैंक इज सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब नेशन वाइड कहीं ना कहीं इसके रेगुलेशन अप्लाई होते हैं फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। दैट मीन्स बैंकिंग बिजनेस पर भी और फाइनेंशियल रिलेटेड एस्पेक्ट पर भी कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक के रेगुलेशंस चलते हैं। सेंट्रल बैंक टाइम टाइम पर स्टेप्स लेती है, एडवाइजरी जारी करती है, गाइडेंस इशू करते हैं कि आपने किस तरीके से काम करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा फोकस करके सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो इसने हमारे बैंकिंग सिस्टम को कुछ ऐसा बना दिया है कि हमारा ट्रस्ट लेवल बन जाता है उस पर, और वही ट्रस्ट लेवल की वजह से, उसी ट्रस्ट लेवल की वजह से हम बैंक से जब भी डील करते हैं तो बैंक पर कभी डाउट क्रिएट नहीं करते। आपने बैंक में पैसा जमा कराया होगा, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया होगा, लेकिन कभी भी पैसा जब विड्रॉ करते हो, जमा कराते हो, विड्रॉ करते हो, जमा कराते हो, उसके बाद टाइम टाइम पर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। आपने या आपके पेरेंट्स ने बात करना, कभी डिस्कशन करना,
बैंक ने कौन सा अमाउंट सही कट किया, कौन सा अमाउंट सही कट नहीं किया, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्रॉपर है या नहीं, कैलकुलेटर लेके कभी चेक करने नहीं बैठते आप? क्यों नहीं बैठते? क्या रीजन है? सर सब ऐसा ही करते तो हम भी ऐसा ही करते हैं। मैटर सबका नहीं है, मैटर सारे के सारे पर्संस का नहीं है, मैटर है ट्रस्ट का। और ये ट्रस्ट कैसे बना? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सब पर कंट्रोल करके चलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका ट्रस्ट मेंटेन करके चलता है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आई, डीमोनेटाइजेशन किया पुराने 500 के और हजार के नोट को गायब कर दिया मार्केट से। मार्केट में बहुत बड़ी कोई अफरा तफरी नहीं मची। हाँ, वो बात अलग है कि पैसे को जमा करने और विड्रॉ करने में कई बार समस्याएं आई, लेकिन किसी के मन में ऐसा नहीं था कि हमारे पैसे के बदले पैसा नहीं मिलेगा। सबके माइंड में क्या था कि अमाउंट मिलेगा। अभी थोड़ा पैसे का शॉर्टफॉल चल रहा है, एटीएम में कम पैसा, अकाउंट में तो हमारे है ना। लेकिन वही सारे एस्पेक्ट कोई पर्सन कर रहा होता तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता। तो हमारा कंट्री का सेंट्रल बैंक है, उसमें हमको ट्रस्ट है। हम अपना बहुत बड़ा घर सेल कर देते हैं, हम अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, हम अपना गोल्ड सेल कर देते हैं, बदले में कुछ चंद कागज के टुकड़ों पर हमें यकीन होता है कि इसमें वैल्यू है। और वो वैल्यू है तो वो किसकी वजह से? हमारे सेंट्रल बैंक की वजह से। आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस 1935। हालांकि हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक एक टॉप या एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। ये सारे फीचर सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं। मोस्टली ईच एंड एवरी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होते हैं सबके पास ये फीचर्स होते हैं। हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक उनका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करता है। वो उस कंट्री के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टैकल करके चलता है। और आरबीआई हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टेंस में आया, वो कब एग्जिस्टेंस में आया? 1935 को ये एग्जिस्टेंस में आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला एस्पेक्ट था बैंक। जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली डिपॉजिट और लोन देने का काम करता है। साथ ही साथ में वो वेरियस अदर फैसिलिटी जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट एटसेट्रा, ऐसी वेरियस फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कराते हैं। सेंट्रल बैंक की बात करें, टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री, साथ ही साथ नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करता है और केम इन एग्जिस्टेंस इन 1935। यही सारी चीजें हमने एक क्रक्स के तौर पर बच्चों यहां पर मेंटेन कर रखी हैं। सेंट्रल बैंक के रिगार्ड में आप कुछ सर्टेन से 4-5 फैक्ट आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, साइड में कहीं मेंशन कर लो पेंसिल से, या फिर अपनी बुक में मेंशन कर लो पेंसिल से, या फिर नोटबुक में क्रक्स इसके स्पेशली मेंटेन कर लेना। क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में सारे के सारे मैं आपके लिए प्रिंटेड क्रक्स रखूंगा। बहुत सारे चैप्टर्स में मैं क्रक्स आपको नोट कराता हूं, तो काफी सारे चैप्टर्स में हम प्रिंटेड क्रक्स रखते हैं। तो जहां पर स्पेस रहता है आपकी बुक में, उधर आप डायरेक्टली आप उधर मेंशन कर सकते हैं छोटा छोटा। अदरवाइज एक बेटर रहेगा कि आप उसके लिए एक नोटबुक बना के रखें, नोटबुक में ये सारे के सारे क्रक्स नोट डाउन कर लें। टॉप इंस्टीट्यूशन, नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, रेगुलेटरी अथॉरिटी, हेड बनाना सेंट्रल बैंक, अवर सेंट्रल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए और जल्दी से नोट करने के बाद, ये 4 पॉइंट आप नोट करने के बाद जल्दी से नोटेड मेंशन करें। हमने बोला बच्चों सेंट्रल बैंक हमारा टॉप इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल बैंक नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, ये प्रॉफिट मोटिव से गाइड नहीं होता, रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करता है। और अब सेंट्रल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935। जल्दी से एक बार नोट डाउन करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में नोटेड टाइप करें। सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से नोटेड टाइप करें बच्चों, जल्दी जल्दी नोटेड टाइप करें। टॉप इंस्टीट्यूशन नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, रेगुलेटरी अथॉरिटी, अवर सेंट्रल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935। ये क्वेश्चंस के आंसर मेरे को चाहिए। मैं इन क्वेश्चंस को कभी भी आपसे पूछूं तो आप कहीं ना कहीं बता पाओ सेंट्रल बैंक इज अ टॉप इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक इज नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, सेंट्रल बैंक इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, और अवर सेंट्रल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1935। डायरेक्टली एग्जामिनेशंस के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। क्रक्स ऑफ सेंट्रल बैंक हमने नोट डाउन कर लिया। वैसे मैंने क्रक्स नीचे नोट डाउन कर रखा है, उसका क्रक्स ऊपर बना रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के बेसिकली क्या क्या फंक्शंस होते हैं?
सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करें तो हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। क्या काम करती है सेंट्रल बैंक? लीडिंग फंक्शंस और दूसरा रहेगा अदर फंक्शंस। फर्स्ट कैटेगरी रहेगी बच्चों लीडिंग फंक्शंस और सेकंड कैटेगरी रहेगी बच्चों हमारे अदर फंक्शंस। सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं बच्चों, लीडिंग फंक्शन और सेकंड कैटेगरी रहेगी बच्चों अदर फंक्शंस। जब जब हम लीडिंग फंक्शंस की बात करते हैं तो लीडिंग फंक्शंस में पहला फंक्शन आता है इशू ऑफ नोट। यानी सेंट्रल बैंक जो होता है, ईच एंड एवरी कंट्री का सेंट्रल बैंक, ईच एंड एवरी कंट्री का सेंट्रल बैंक बच्चों नोट इश्यू करने का काम करता है। ईच एंड एवरी कंट्री का सेंट्रल बैंक नोट इश्यू करने का काम करता है। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। बच्चों हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ नोट, मतलब इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के काफी सारे मेन फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक फंक्शन है कि वो कहीं ना कहीं नोट भी इशू करेगा। तो इशू ऑफ नोट इज द प्राइमरी फंक्शन। साथ ही साथ जब जब सेंट्रल बैंक की बात की जाती है तो सेंट्रल बैंक को नोट प्रिंट करने में मोनोपोली है। दैट मीन सेंट्रल बैंक की मोनोपोली, और मोनोपोली का मतलब है कि सेंट्रल बैंक के अलावा और कोई नोट प्रिंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 500 के नोट्स या फिर हम बात करें 2000 का नोट्स, आपने कलाकारी दिखाई और एक मशीन बना ली सेंट्रल बैंक जैसी, और वो एज इट इज सेंट्रल बैंक जैसे ही नोट प्रिंट करती है, और आप नोट प्रिंट करके मार्केट में चलाना चालू कर दिया। बोला क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो है, 2-4 रुपए 5 रुपए का खर्चा आएगा, नोट प्रिंट करते हैं और मार्केट में इशू करते हैं। आपने अगर इस टाइप की एक्टिविटी की तो इसका मतलब जो सेंट्रल बैंक की जो मोनोपोली आप उसे अफेक्ट कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, इमीडिएटली आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और आपको परमानेंटली जेल के अंदर पहुंचा दिया जाएगा कि आपने कंट्री के एपेक्स इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट काम किया है। तो सेंट्रल बैंक जो नोट प्रिंट करने का काम करता है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। करने के बारे में सोचना भी मत। ऐसा नहीं कर सकते कि ये लो सेंट्रल बैंक के अपने नोट और ये हमारे नोट दोनों ही मार्केट में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं हमारा नोट तो दौड़ भी रहा है, आपका चल रहा है, हमारा दौड़ भी रहा है, ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल बैंक को मोनोपोली है, दैट मीन सेंट्रल बैंक के अलावा कोई अदर पर्सन नोट इश्यू नहीं कर सकता। इट मे बी प्रेस्क्राइब दैट द गोल्ड बैकिंग ऑफ नोट इश्यू मस्ट नॉट फॉल बिलो अ प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज। इनका कहना है कि जब जब सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं नोट प्रिंट करता है तो उसके अगेंस्ट गोल्ड बैकिंग रखता है, और वो गोल्ड बैकिंग एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। बच्चे कह रहे हैं सर पहले ये बताइए, सारी चीजों को छोड़ो, ये गोल्ड बैकिंग होती क्या है। एक बात समझ में आती है कि सेंट्रल बैंक का लीडिंग फंक्शन है नोट इश्यू करना, प्राइमरी फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि मेन काम सेंट्रल बैंक का नोट ही इशू कहीं ना कहीं इशू करना है, प्रिंट करना है। लेकिन दूसरा बोला कि आपने सेंट्रल बैंक को नोट प्रिंट करने के लिए गोल्ड बैकिंग होनी चाहिए। अब कुछ मिसकंसेप्शंस आपके माइंड में कई बार हो सकते हैं, उन मिसकंसेप्शंस को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमने भी सुना था, आपने भी शायद सुना होगा, सेंट्रल बैंक जो ये नोट है ना, इसके अंदर सोने का तार रहता है। वो तार नहीं है तो नकली है। सोने के तार की वैल्यू इस नोट की वैल्यू के बराबर होती है, कुछ नहीं होता है ऐसा। वो उनके डिफरेंट मेटल्स के हो सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हो सकते हैं, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं होता कि इसकी वैल्यू इसमें से निकले वो तार के बराबर है या इसके बराबर है या उसके बराबर है, ऐसा नहीं होता बच्चों। जब हम बात करते हैं गोल्ड बैकिंग, तो गोल्ड बैकिंग एक्चुअली है क्या कि जब भी सेंट्रल बैंक जितना भी करेंसी मार्केट में इशू करता है, पब्लिकली प्रिंट, वो करेंसी को प्रिंट करके मार्केट में उसे रिलीज करता है, तो उस दौरान सेंट्रल बैंक को भी डर होता है कि अगर पब्लिक ने उससे उसके पैसे के बदले अगर वैल्यू डिमांड कर ली, तो वो क्या पे करेंगे, क्या देंगे। और आपने नोट पे देखा होगा, आपने नोट के केस में देखा होगा, वहां पर मेंशन होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ऐसा करके आपने कई बार ऐसा करके आपने ये एस्पेक्ट देखा होगा। यस या नो? आपका नोट छोटा हो या आपका नोट बड़ा हो, ईच एंड एवरी नोट पर आपको डिफरेंट तरीके से एक लैंग्वेज लिखी रहती है। जैसे मान के चलो 500 रुपए का नोट है, तो मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। जब ऐसे करके सेंट्रल बैंक आपको वहां प्रॉमिस करता है, तो इसका मतलब है उस कागज के टुकड़े के अगेंस्ट आपको वैल्यू दी जाएगी।
अब सेंट्रल बैंक वैल्यू में क्या देगा? कागज के टुकड़े के बदले कागज का टुकड़ा तो देगा नहीं, क्योंकि अगर आपने नोट या करेंसी में ट्रस्ट नहीं है तो आप क्या बोलोगे, ये लो अपने पैसे, हमको इसके अगेंस्ट वैल्यू देते हैं। तो सेंट्रल बैंक वैल्यू के तौर पर आपको गोल्ड से पेमेंट कर सकता है, उसके इक्विवेलेंट आपको गोल्ड दिया जा सकता है। इन्होंने बोला, और जब आपको अपनी करेंसी के अगेंस्ट वैल्यू रखनी है तो एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज में आपको वो वैल्यू मेंटेन करके रखनी होती है। जरूरी नहीं है कि आपने जितने नोट प्रिंट करे उतने ही गोल्ड की वैल्यू आप अपने पास रखोगे। यहां पर एक अमाउंट, एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटम तक, एक रीजनेबल क्वांटम तक आप उस गोल्ड की वैल्यू मेंटेन करके रख सकते हो। 50% रख सकते हो, 60% रख सकते हो। वो टाइम टाइम पर वैल्यूज आरबीआई के लिए डिसाइड किए जाते हैं। इन्होंने बोला, इट मे बी प्रिस्क्राइब दैट गोल्ड बैकिंग ऑफ नोट इश्यू मस्ट नॉट फॉल्स बिलो द प्रिस्क्राइब परसेंटेज। उस पर्टिकुलर परसेंटेज से कम नहीं होना चाहिए। उस पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा गोल्ड बैकिंग कर ली, नो इश्यू। तो गोल्ड बैकिंग हम ज्यादा कर सकते हैं, सेफ्टी रहेगी कहीं ना कहीं, बट एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज से कम पर नहीं जा सकते। अगली लाइन में कुछ टेक्निकल टर्म आ रहे हैं। द नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स, द नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स फॉर बैकिंग द नोट इश्यू बट टू बी गोल्ड बुलियन और कॉइन्स। जब हम गोल्ड बैकिंग करते हैं, जब हम अपनी करेंसी के अगेंस्ट गोल्ड में बैकिंग कर रहे होते हैं, तो इनका कहना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो बैकिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो वैल्यू रखी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पर जो कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल आइटम्स आरबीआई जो रखता है वो गोल्ड बुलियंस और कॉइन्स में रखता है। दैट मीन्स नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स होती हैं ये। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम यील्डिंग असेट्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स? इनकम यील्डिंग असेट्स एक ऐसी असेट्स होती है जो आपके लिए रेगुलर बेसिस पर इनकम जनरेट करती रहती है। जैसे आरबीआई ने शेयर परचेज कर लिए, किसी के सिक्योरिटीज आरबीआई ने परचेज कर लिए, और आरबीआई के पास अगर सिक्योरिटीज है तो वो सिक्योरिटीज पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सकता है, कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है, कुछ ना कुछ डिविडेंड मिल सकता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में उधर रिटर्न मिल सकता है, कुछ ना कुछ आपकी कमाई चल रही होगी, अर्निंग चल रही होगी। तो ये बच्चों हमारा इनकम यील्डिंग असेट्स हो गया, क्योंकि किसी की हम सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो वो असेट्स होता है। बताऊंगा बेटा अभी। दूसरा, कई बार हम गोल्ड बुलियंस की बात करते हैं या कॉइन्स की बात करते हैं, इन्हें बोला जाता है बेटा एक स्ट्रक्चर होता है। बुलियंस का मतलब है जैसे गोल्ड की ज्वेलरी होती है, आपने कान के झुमक्के बनवा लिए, गले की चेन बनवा ली, बहुत तरीके के अलग अलग ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्नामेंट्स हमेशा बुलियन से बनते हैं। एक हमने स्क्वायर शेप में डिफरेंट हम बोल सकते हैं, सोने की ईंट बनवा दी, मतलब बुलियन से उन्हें बोला जाता है कि हमने छड़ टाइप की बनवा दी, उसकी छड़ी टाइप की बनवा दी, या कई बार सोने के छोटे छोटे कॉइन्स बनवा दिए। तो कॉइन्स छोटा रहता है, बुलियन आपके ज्यादा वेट का होता है। अब आरबीआई जब गोल्ड को रखेगा तो ऐसा तो है नहीं कि जो सोने की चेन बनवा के या झुमक्कों के फॉर्मेट में रखेगा उन्हें कौन संभालेगा। बुलियंस बना दिए जाते हैं, फिर उन बुलियंस को प्रॉपरली सेफ कस्टडी में रख लिया जाता है गोल्ड के। बुलियंस का मतलब है यहां पर एक ग्रेटर क्वांटम में ऐसे स्क्वायर शेप में या डिफरेंट शेप में सोने के कहीं ना कहीं ½ kg, 1 kg, 5 kg ऐसे करके बुलियंस तैयार करा लिए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन इनकम यील्डिंग असेट्स। इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इटसेल्फ अपने आप से इनकम जनरेट नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि ये हमने सस्ता खरीद लिया और बाद में महंगा सेल कर दिया, वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, वो एक अलग बात है। ऋषभ, आई थिंक आपका बुलियन का कहीं ना कहीं डाउट खत्म हो गया होगा बेटा। नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं कि अपने आप से इनकम जनरेट नहीं करता। जैसे हमने बैंक में पैसे जमा करा दिए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। हमने डिविडेंड शेयर परचेज कर लिया, डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। उस शेयर को फर्दर सेल करने पर भी प्रॉफिट होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। जब हम गोल्ड और बुलियंस की बात करेंगे तो ये नॉन इनकम यील्डिंग होते हैं, इनमें अपने आप से कोई रिटर्न नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट वो बात अलग है कि वैल्यू बढ़ सकती है। तो नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स फॉर बैकिंग ऑफ द नोट इश्यू वर टू बी गोल्ड बुलियन एंड कॉइन्स। मोस्टली जो बैकिंग की जाती है गोल्ड बुलियंस एंड कॉइन्स में ही की जाती है। तो सबसे पहले हमने बात की फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। लीडिंग फंक्शन रहेगा करेंसी इशू करना, नोट इशू करना।
नोट के अगेंस्ट बैकिंग की जाती है प्रेस्क्राइब परसेंटेज में, और वो मोस्टली नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स में की जाती है। नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स का अगर एग्जांपल लें तो गोल्ड, बुलियन और कॉइन्स हो सकता है। दैट मीन्स जो बैकिंग होगी गोल्ड, बुलियंस और कॉइन्स में होती है। बैंक टू बैंकर्स, आरबीआई या आरबीआई की बात करें या फिर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, बेसिकली अभी हम आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक हो या अदर कंट्रीज का सेंट्रल बैंक हो, सबके फंक्शन एक जैसे होते हैं और उन्हीं मेजर फंक्शंस को हम एक एक करके लेके चल रहे हैं। ईच एंड एवरी कंट्री का सेंट्रल बैंक नोट इश्यू करने का काम करता है, उसके अगेंस्ट गोल्ड बैकिंग करता है, और क्योंकि वो गोल्ड बैकिंग करते हैं तो हर एक कंट्री के प्रिस्क्राइब परसेंटेज भी अलग हो सकते हैं। तो वहां पर उनका जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज होता है उसके अकॉर्डिंगली वो गोल्ड बिलियंस करते हैं, अपने आप के रिस्क को कवर करते हैं। साथ ही साथ जो बैकिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम पर गोल्ड में होती है। आगे हम बात करेंगे बच्चों बैंक टू बैंकर्स। अगला जो फंक्शंस होता है, अगला लीडिंग फंक्शंस होता है कि आरबीआई जो काम करता है, सॉरी सेंट्रल बैंक जो काम करता है, बार बार मैं सेंट्रल बैंक की जगह पर आरबीआई बोल जाता हूं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। हमारे लिए सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है और हमारा आरबीआई हमको बहुत प्यारा, तो बार बार आरबीआई आ जाता है। तो जब जब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो अपारेंटली हम आरबीआई के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो बैंक टू बैंकर्स यानी कि जब जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो दूसरा लीडिंग फंक्शंस होता है कि ये बैंक टू बैंकर्स होता है। दैट मींस अगर हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है, हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। लेकिन बैंक को पैसे की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। बात क्लियर? हमको आपसी ट्रांजैक्शन सेटल करने, आपने मेरे को पैसे देने या मुझे आपको पैसे देने, तो हम किसके पास जाएंगे? अपने बैंकर्स के पास जाएंगे। अपने बैंकर्स के थ्रू पैसे को ट्रांसफर करेंगे। जब बैंक्स को आपस में एक दूसरे के साथ सेटलमेंट करने होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लियरिंग करनी होती है, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। दैट मीन्स जब जब हम आरबीआई की बात करते हैं, जब जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, तो सेकंड मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, हमारे सेंट्रल बैंक का सेकंड मेन फंक्शन क्या होगा? इज दैट ऑफ बीइंग अ बैंक टू बैंक। दैट मीन्स ये बैंक टू बैंक का काम करता है, ये बैंक टू बैंक का रोल परफॉर्म करता है। मैंने आपसे क्या बोला? हमारा सेंट्रल बैंक जो होगा वो कहीं ना कहीं एक लीडिंग फंक्शंस के तौर पर नोट इश्यू करने का काम करेगा। वो उसका मेजर वर्क होगा, वो मेन वर्क होगा, वो प्राइमरी वर्क होगा। दूसरा, वो बैंक के लिए एक बैंकर का भी काम करता है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर्स, बैंक इन 3 कैपेसिटीज। और वो कौन कौन सी 3 कैपेसिटीज होती हैं? ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। वो एक कस्टोडियन का काम करता है, वो एक कस्टोडियन का काम करता है, एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कैश प्रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। जैसे हमने बोला था कि आप घूमने जाना चाहते हैं लेकिन घर में पैसा रखा हुआ है, उसे कहां रखें? तो सेफ कस्टडी के लिए कहां पर रखने गए थे? बैंक में। लेकिन बैंक के पास भी पैसा हो सकता है, बैंक के पास भी फंड ज्यादा हो सकता है, और बैंक के पास अगर फंड ज्यादा होता है बच्चों, तो वो कहां पर पहुंचाएगा? कहां पर उस बैंक को, कहां उस फंड को रखा जाएगा, कहां उस फंड को दिया जाएगा? इन दैट पर्टिकुलर केस किससे कांटेक्ट किया जाएगा? सेंट्रल बैंक से कांटेक्ट किया जाएगा। तो कस्टोडियन का काम करता है, कैश प्रिजर्व करने का काम करता है। किसका कैश प्रिजर्व करता है? कॉमर्शियल बैंक। एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि हम सभी जानते हैं सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, इसके बाद कोई पैसे देने वाला नहीं है। तो हम जब अपनी कंट्री की बात करेंगे, अपनी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो हमारे जो बैंकर्स हैं वो फाइनली पैसा किससे लेंगे? लोन के तौर पर सेंट्रल बैंक से लेंगे। क्लियरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। मैंने आपसे बोला था मुझे आपको पेमेंट करना है, आपने मुझे पेमेंट करना है, या मुझे किसी थर्ड पार्टी ने पेमेंट करना है, तो हम अपने बैंक की वेबसाइट्स के थ्रू, बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक के डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू या बैंक के थ्रू जाकर के पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक हमारे लिए क्लियरिंग एजेंट का तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बैंक का क्लियरिंग एजेंट कौन है? बैंक का क्लियरिंग एजेंट कौन रहेगा? कहीं ना कहीं आरबीआई। तो आरबीआई बाकी सारे के सारे बैंक्स की आपस में ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं सेटलमेंट करवा रहा होता है या सेटल कर रहा होता है। आपने देखा होगा आपका एसबीआई का खाता, आपने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में अपना कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए, कभी कभी अंदर से विचार आता होगा ये होता क्या है? ये तो हमने पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकाले हैं, वो एसबीआई में हमारा अकाउंट है तो पैसे दिए एसबीआई को, निकाले पंजाब नेशनल बैंक से। ये तो बड़ी समस्या हो रही है, एसबीआई में जमा करते जा रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक से बाहर निकालते जा रहे हैं।
दोनों बैंक के बैलेंसेस आपस में कब टैली होते होंगे, आपस में उनका कब सेटलमेंट होता होगा, आपस में उनके जो क्लियरिंग एस्पेक्ट्स होते हैं उनको सारे के सारे क्लियरिंग एजेंट के तौर पर कौन कराता है, आरबीआई कराता है। दैट मीन्स आपका कस्टमर, आपकी बैंक का कस्टमर अगर किसी अनदर बैंक के अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर रहा है, अगर अनदर बैंक के एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहा है, तो उनके आपस में भी सेटलमेंट होंगे। तो बच्चों, जब जब हम मेन फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला फंक्शन होता है इश्यू ऑफ नोट्स, और दूसरा फंक्शन होगा बच्चों, दूसरा फंक्शन होगा हमारा बैंक टू बैंकर। अगले मुद्दे की तरफ बात बढ़ेंगे तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आगे मैं लास्ट पॉइंट में एक पॉइंट और कवर कराना है मेरे को। एज अ सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री, एज द सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री, एज द सुप्रीम बैंक ऑफ द कंट्री, द बैंकर्स बैंक, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हालांकि ये हमने पहले ही नोट डाउन कर लिया है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग होता है बच्चों, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मीनिंग होता है बच्चों, क्या मीनिंग होता है कि इसके अलावा कोई फिर पैसे देने वाला नहीं है, इसके अलावा बच्चों कोई पैसे देने वाला नहीं है। अगला एस्पेक्ट रहेगा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। दैट मींस लीडिंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं। हमारा सेंट्रल बैंक बैंकर्स के लिए बैंकर का काम करता है, नोट इश्यू करने का काम करता है, इवन तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है। हम सेंट्रल बैंक के साथ एज अ पब्लिक डायरेक्टली डील नहीं करते, बट सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर का काम करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस फंक्शन नॉर्मली इन्वॉल्व द थ्री थिंग्स। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट कवर होते हैं? प्रोवाइडिंग ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको करता है? गवर्नमेंट को, लेकिन वो ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज हमको प्रोवाइड नहीं करेगा। पब्लिक एट अ लार्ज को सेंट्रल बैंक ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता। बैंकर्स ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज देते हैं पब्लिक एट अ लार्ज को, लेकिन सेंट्रल बैंक, जब गवर्नमेंट की बारी आएगी तो सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट को ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, बीइंग अ पब्लिक डेप्ट एजेंट एंड अंडरराइटर टू द गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि सेंट्रल बैंक एक पब्लिक डेप्ट एजेंट के तौर पर काम करता है और अंडरराइटर के तौर पर काम करता है, लेकिन ये किसके लिए काम करता है? गवर्नमेंट के लिए। कई बार गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है। गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो टैक्सेस के फॉर्म में आता है, गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आता है, गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आता है, गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो आता है उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स से बेसिकली पैसा आता है। जब जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो पैसा आता है जीएसटी से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो पैसा आता है कस्टम ड्यूटी से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो आता है पैसा आता है वो एक्साइज से आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो पैसा आता है अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। तो डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। बच्चे कह रहे ये क्या बोल दिया सर, समझ से बाहर गया। बच्चों, जब गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल खरीदा, मोबाइल का प्राइस उसके नीचे कुछ जीएसटी मेंशन है, वो जीएसटी का अमाउंट शॉपकीपर नहीं रख सकता, वो किसको जमा कराना पड़ेगा? गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। यानी टैक्स लिया आपसे, जमा किसको किया? गवर्नमेंट को। मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको अपने लिए पेमेंट लूंगा, और अगर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा तो फिर मैं आपसे जीएसटी भी रिकवर करूंगा, और वो किसको जमा कराऊंगा? गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जब कोई गुड्स और सर्विसेज सेल किया जाता है तो उस दौरान टैक्सेस लिए जाते हैं। जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग पर भी टैक्स लग जाते हैं। आज के टाइम पर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग अलग से टैक्सेबल नहीं होती, उन पर जीएसटी ही लगता है, बट कुछ मैन्युफैक्चरिंग पर अलग से भी टैक्सेस लगते हैं। वो जो टैक्सेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ते हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, पे कोई और करता है, जमा कोई और कराता है। मोबाइल परचेज करने हम गए, हमने टैक्स पे किया, उसने मोबाइल के लिए पैसे लिए, टैक्स के लिए पैसे लिए, बट जमा किसने कराया? शॉपकीपर ने जमा कराया। किसको कराया? गवर्नमेंट को जमा कराया। मैं मुद्दे से थोड़ा सा बाहर लेके गया हूं, हमको सारी चीजें समझ में आए, इसलिए हम बाहर की थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं कि जिस पर्सन पर वो टैक्स लगता है उसी पर्सन को वो टैक्स जमा कराने पड़ता है। जैसे मैं इनकम कमाऊंगा, मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो गवर्नमेंट मुझसे बोलेगी कि आपको
कुछ सर्टेन से परसेंटेज से सर्टेन से रेट से टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा नो डाउट मैं टैक्स दे दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो गवर्नमेंट ने टैक्स मेरे ऊपर इंपोज किया, मुझे ही जमा कराना है, मेरे ही पेमेंट करने की लायबिलिटी, और मुझे ही कहीं ना कहीं अपने पॉकेट से उसका बर्डन बियर करना है, मुझे ही वो पैसा गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो बच्चों ऐसे टैक्सेस को बेसिकली मैं क्या बोल के चलूंगा, ऐसे टैक्सेस को बेसिकली मैं क्या बोल के चलूंगा, डायरेक्ट टैक्सेस बोल के चलूंगा। तो जब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वेरियस टैक्सेस से मिलता है, और साथ ही साथ कई बार गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट हमारे नेशनल सिक्योरिटी में भी काम करती है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी में लॉट मोर फोर्सेस होते हैं, हर एक चौराहे पर आपको पुलिस वाले मिलते हैं, हर एक बॉर्डर पर आपको आर्मी मैन मिलते हैं, आसमान में उड़ते हुए एयरफोर्स वाले मिलते हैं, और पानी में घूमते फिरते हुए गश्त लगाते हुए आपको नेवी वाले पर्सन मिलते हैं। सबको सैलरी दी जाती है, इन सबको सैलरी दी जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स और वेरियस मेडिसिन मिलती हैं। साथ ही साथ में आप देखते हो स्कूल्स में पढ़ाने वाले गवर्नमेंट टीचर्स मिलते हैं, जहां पर आपको ना के बराबर पैसों में एक छोटे से अमाउंट में आपको पढ़ाया जाता है और बहुत वैल्यूएबल एजुकेशन दी जाती है। तो ये सारे खर्चे गवर्नमेंट को तो करने पड़ते हैं ना, गवर्नमेंट को तो पे करने पड़ते हैं। पैसा आएगा कहां से? कई बार इनफ्लो कम होता है, आउटफ्लो ज्यादा होता है। गवर्नमेंट के पास इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक से लोन लेगी। अब लेकिन गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना लोन लेगी। मोदी जी आ गए, मोदी जी कह रहे हैं जी घर घर जा रहे हैं जी, थोड़ा सा लोन दे दो। किस लिए लोन दे दो? कि कंट्री को चलाना है, पैसे की कमी पड़ रही है, ये से नो। तो ऐसे करके मोदी जी तो लोन मांगने में ही रह जाएंगे, या उनकी सारी टीम चल पड़ी लोन मांगने के लिए। जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं ना, जैसे अभी आ रहा है तो जागरण का चंदा इकट्ठा किया जाएगा, फिर रावण बनाने का चंदा इकट्ठा किया जाएगा। चंदा दे दो चंदा, क्या करना है? रावण जलाना है। जिसने नहीं दिया रावण उसी के घर के सामने जलेगा और जलते जलते घर के अंदर चला जाएगा। यस या नो? ऐसे करके कई बार आपसे चंदा लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना पैसा कलेक्ट करेगी। तो गवर्नमेंट को कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, गवर्नमेंट को कोई एक ऐसा एस्पेक्ट चाहिए जो उसके लिए काम करे। और हमारा सेंट्रल बैंक ये सारा काम करता है, प्रोवाइडिंग द ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ वो पब्लिक डेप्ट एजेंट या अंडर राइटर का काम करता है। पब्लिक डेप्ट एजेंट मतलब गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होगी तो गवर्नमेंट के लिए वेरियस सिक्योरिटीज इशू करके पब्लिक को सिक्योरिटी दी जाएगी। मार्केट में सिक्योरिटी सेल की जाएंगी जिन्हें पब्लिक एट अ लार्ज परचेज कर रहे होंगे, और उससे जो पैसा आएगा वो पैसा किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट को दिया जाएगा। गवर्नमेंट के लिए मार्केट में सिक्योरिटी इशू करना मुश्किल काम है। तो उन सारी सिक्योरिटीज को कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है, और उनके अगेंस्ट जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी एक्टिविटीज में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं नेचुरली उन्हें अंडर राइटर बोला जाता है। जैसे मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी की सिक्योरिटी मार्केट में सेल कराना चाहता हूं और किसी थर्ड पार्टी से सेल कराना चाहता हूं, तो मैं एक अंडर राइटर अपॉइंट करूंगा। अंडर राइटर का काम क्या होगा? मेरे बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, पब्लिक एट अ लार्ज को एजुकेट करेगा मेरी कंपनी के बारे में, और उसके बाद मेरे शेयर सेल कराएगा। सेम वे गवर्नमेंट को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी इशू करती है, लेकिन किसके थ्रू कराती है? आरबीआई के थ्रू, डिफरेंट फॉर्म्स में। साथ ही साथ गवर्नमेंट को टाइम बिंग शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई वो पैसा देता है और फिर गवर्नमेंट से उस पैसे को वापस भी लेता है। तो पब्लिक डेप्ट एजेंट के तौर पर काम करता है, साथ ही साथ अंडर राइटर के तौर पर काम करता है। बीइंग एन एडवाइजर, टाइम पर आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। एक एडवाइजर के तौर पर भी काम करता है कि देखो इस टाइप का सर्कमस्टांसेस चल रहा है, आपने ये सारा स्टेप लेना चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारा वित्त मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ ऑफिस, डिफरेंट ये सारे के सारे ऑफिशियल्स हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करते रहते हैं। और जब ये हमारी कंट्री के लिए काम करते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन लेवल कैसा है, हमारे यहाँ महंगाई कितनी है, ये सारे एस्पेक्ट पर ये काम कर रहे होते हैं। हमारी नेशनल इनकम कितनी है, कितनी होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कितना, इन सारे मुद्दों के लिए ये इनको डिफरेंट टाइप की एडवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो आरबीआई हमारे मनी मार्केट और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट को जब कंट्रोल करता है
साथ ही साथ वो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर एडवाइजरी भी देता है, एडवाइज भी करता है, जिससे गवर्नमेंट एक बेहतर तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट कर पाए। मैंने आपसे बार बार बोला, जहां जहां सेंट्रल बैंक की बात आती है मैं कई बार आरबीआई का एग्जांपल ले लेता हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई कंट्री का, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी फैसिलिटी कहीं ना कहीं आरबीआई प्रोवाइड कराता है। पॉइंट नंबर सी तक बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या सारा क्लियर हो रहा है? क्या पॉइंट नंबर सी तक जो भी पॉइंट डिस्कस करे, कभी किसी को डाउट आया करे तो मेंशन कर दिया करो, मैं उसे नोटिस में डाल लेता हूं अपने, और जब वो सही टाइम आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो भी डाउट आया करे तो टाइप कर दिया करो, लेकिन अभी मेरे को यहां तक बताइए, किसी कोई डाउट तो नहीं, समस्या तो नहीं? अगर नहीं है तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करो, जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करो। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से। बेटा ये जो पब्लिक है या प्राइवेट है, आरबीआई पब्लिक है या प्राइवेट है, ये सारा जो मुद्दा डिस्कस होता है, कोई भी बैंक या कोई भी कंसर्न या कंपनी प्राइवेट होता है, अगर उसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर, प्राइवेट पब्लिक का कहीं ना कहीं स्टेक हो। लेकिन आरबीआई की बात करें तो आरबीआई आज के टाइम में जिसकी अंडरटेकिंग जो होल्ड कर रखी है वो गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी है, तो इसे प्राइवेटली नहीं बोल के चलेंगे। प्राइवेट और पब्लिक दो अलग बात हो जाती है, और गवर्नमेंट एस्पेक्ट एक अलग बात हो जाता है। जब गवर्नमेंट ने किसी एंटिटी में, किसी कॉरपोरेट एंटिटी में होल्डिंग ले रखी है तो उसे गवर्नमेंट एंटिटी बोला जाता है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है, गवर्नमेंट बैंक बोला जाता है। और एक प्राइवेट और पब्लिक भी चलता है। जब आप कंपनी एक्ट में पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है। कुछ लिमिटेड से पर्सन्स ने शेयर होल्डिंग कर रखी है तो वो प्राइवेट, और ज्यादा पर्सन्स ने शेयर होल्डिंग कर रखी है तो वो पब्लिक कंपनी। ऐसे भी प्राइवेट और पब्लिक का आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। और एक एंटिटी पब्लिक एंटिटी होने के साथ साथ गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकती है। कोई कंपनी है, कंपनी का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, उसका 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, कुछ शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, पब्लिक में भी उसके 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस गवर्नमेंट और पब्लिक मिलकर के, सॉरी, जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में तो गवर्नमेंट के पास 50% होल्डिंग है, और साथ ही साथ में पब्लिक में उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, जो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 300-400 शेयर होल्डर्स हैं। तो उस दौरान वो पर्टिकुलर एंटिटी पब्लिक एंटिटी बोली जाएगी। साथ ही साथ वो गवर्नमेंट एंटिटी भी होगी। लेकिन एक एंटिटी जिसमें सिर्फ 300-400 शेयर होल्डर्स ही हैं बट गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है तो वो गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट होना एक अलग बात होती है, पब्लिक होना एक अलग बात होती है, और प्राइवेट होना एक अलग बात होती है। जहां मेंबरशिप के नंबर्स पर लिमिट लगा दी जाती है उसे बोला जाता है बच्चों, उसे बोला जाता है प्राइवेट एंटिटी। और जहां मेंबरशिप के नंबर्स पर लिमिट नहीं होती, एक लिमिट से ऊपर होता है तो उसे पब्लिक एंटिटी, और जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसे गवर्नमेंट एंटिटी बोला जाता है। तो आरबीआई पर जो कंट्रोल है वो किसका है? गवर्नमेंट का। लेकिन फिर भी आरबीआई को गवर्नमेंट से अलग ट्रीट किया जाता है। आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देती है, गवर्नमेंट से पैसे वापस भी लेती है, क्योंकि आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम कर रही है। नो डाउट उस बॉडी का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है, उस बॉडी का शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट के पास है। जैसे आप अकाउंट्स में कई बार पढ़ते रहे होंगे, आपको बोला जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। एक बिजनेस का ओनर अलग और बिजनेस अलग। सेम वे ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, तो वो गवर्नमेंट एंटिटी बन जाता है। और ओनरशिप भी एक लिमिट में देखा जाता है कि कितना ओनरशिप होना चाहिए। बेटा जब मैं आपसे क्लियर, नोटेड ऐसे शब्दों के बारे में बात करता हूं तो सारे बच्चे टाइप कर दिया करो। कई बार क्या होता है, बच्चे क्लास देखते रहते हैं, पर सर क्या करें, सारे दिन टाइप करना पड़ता है, अब क्लास के दौरान तो छोड़ दिया करो। ऐसा नहीं करना बच्चों, ऐसा नहीं करना आपने। क्लियर हो गया बेटा ऋषभ आपका डाउट? चलिए, तो हम बात कर रहे थे, वापस से मैं अपने फंक्शन पर लौट के आ जाता हूं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। लीडिंग फंक्शन में पहला फंक्शन था
लीडिंग फंक्शन में पहला फंक्शन था इश्यू ऑफ नोट, दूसरा फंक्शन था बैंक टू बैंकर, दूसरा फंक्शन था बैंक टू बैंकर, और तीसरा फंक्शन था बैंकर्स टू गवर्नमेंट, और चौथा फंक्शन रहेगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है सर? कस्टोडियन का मतलब है कि सेफ कस्टडी में रखना। कस्टोडियन का मतलब क्या है बच्चों? सेफ कस्टडी में रखना। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो ये मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स बड़े ही गुस्से में लग रहे हैं। इनका कहना है कि इधर कोई भी आया तो ये लठ दिख रहा है मेरे हाथ में, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मतलब ये जो सामान रखा है, ये वैल्यूएबल थिंग्स रखी हैं, इनके पास कोई आ मत जाना, अगर कोई आया तो कहानी खराब कर दी जाएगी। दैट मीन्स इस कस्टोडियन ने इन सारे के सारे आइटम को अपनी सेफ कस्टडी में रखा हुआ है, अपने पास रखा हुआ। ड्राइंग बेटा थोड़ी सी मेरी वैसी है, एडजस्टमेंट कर लेना। मैं आपसे बार बार बात करता हूं, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। चलो जी, तो फीलिंग्स पर जाना, मुद्दे पर जाना। ये मत कहना कि सर ये पर्सन जैसा लग नहीं रहा। तो ये जो कस्टोडियन है ये काम क्या कर रहा है बच्चों? ये फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व कर रहा है। सर फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व करना क्यों पड़ती है जरूरत ऐसा करने की? बिल्कुल पड़ती है। फॉरेन कंट्री से डॉलर्स में पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्री से पॉन्ड्स में पैसा आ रहा है, आप उसे अपने घर में नहीं रख सकते। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं रख सकते, जरा सा भी नहीं रख सकते। जरा सा तो रख सकते हो, कुछ लिमिट होती है। किस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज को घर में नहीं रखोगे, अपने पास नहीं रखोगे। वो फॉरेन एक्सचेंज वो बैंकर्स के थ्रू फाइनली किसके पास पहुंचना है? आरबीआई के पास पहुंच रहा है। आरबीआई को मालूम होना चाहिए कि किस किस कंट्री का फंड उसके पास जमा है। अगर किसी कंट्री को, कई बार ऐसा होता है इंडिया में बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेक्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के करेंसी हैं, तो इंडिया का करेंसी भी बड़े सारे कंट्रीज के पास होगा। अगर किसी कंट्री ने कल को क्लेम किया कि हमको वैल्यू दीजिए, तो हम उनकी करेंसी में उनको पेमेंट कर देंगे या फिर गोल्ड में उनको पेमेंट कर देंगे, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। तो इन्होंने बोला कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया में अगर किसी को फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट मिलेगा तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, जो कहीं ना कहीं बाद में आपसी सेटलमेंट के काम आता है। और आप न्यूज में भी कई बार सुनते होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी ज्यादा बढ़ गया है, रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, हाई पर पहुंच गया है। ये एक बेटर इंडिकेटर होता है इकोनॉमी के लिए। अच्छे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट जब हमारे ज्यादा होते हैं तो कंट्री कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती ही होती है। तो आरबीआई का कहना है कि आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डॉलर मिले तो फिर डॉलर के अगेंस्ट कुछ नहीं देंगे, डॉलर के अगेंस्ट रुपए दे देंगे। रुपए आप रख सकते हो अपने घर पर, बट फॉरेन एक्सचेंज को आप नहीं होल्ड कर सकते। तो कस्टोडियन कौन होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? आरबीआई। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो फॉरेन करेंसी आपको मिलेगा उनका कस्टोडियन कौन होगा? सेंट्रल बैंक। दिस हैज बिकम एन इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, और ये एक सेंट्रल बैंक का इंपोर्टेंट फंक्शन बन चुका है। इट कैन स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। हमारे पास जितने ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उतना ही हमारी करेंसी की वैल्यू जो होती है, एक्सटर्नल वैल्यू जो होती है, वो स्टेबलाइज होती है। आप देखते होंगे कि रुपये की वैल्यू कई बार चेंज होती रहती है कि $1 इज इक्वल टू इतने रुपीस, कई बार ज्यादा हो गया, कई बार कम हो गया। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत सही क्वांटम में नहीं होंगे, ग्रेटर क्वांटम में नहीं होंगे, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। जैसे पाकिस्तान का हाल है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म है, बाहर वालों को जो पेमेंट करना है वो किस में करेंगे, उसके लिए लोन लेना पड़ता है। तो करेंसी की वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी डाइल्यूट होती है, और करेंसी की वैल्यू जब आपकी डाइल्यूट होती है तो उस दौरान क्या होता है, आपके जो वैल्यू की करेंसी की वैल्यू जो गिर जाएगी, तो उस दौरान आपकी कंट्री में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। आप $1 खरीदोगे तो बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा। अभी जैसे मान के चलो $1 आपको 80 रुपीज में खरीद रहे हो,
अगर कंट्री में अनस्टेबिलिटी की पोजीशन राइज होती है तो हो सकता है वो 180 में परचेज करना पड़े, या हमारा कंट्री बेहतर करता जाए, डेवलप होता चला जाए, तो आगे जाके मे बी पॉसिबल 1 रुपी इज इक्वल टू $1 हो जाए। तो दैट मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू जो स्टेबलाइज होती है वो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बेसिस पर ये स्टेबलाइज होती है। और भी इसके अलावा बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे करंट करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज होती है या बेटरमेंट की तरफ जाती है। जैसे कि एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो भी हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तो मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कितने रुपए के बदले कितने डॉलर मिलेंगे या कितने डॉलर के बदले आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये सारे के सारे जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको मैनेज करना, उनको रेगुलेट करना, उनके रिगार्ड में टाइम पर एडवाइजरी इशू करना, उनके रिगार्ड में जो गाइडेंस देना, वो सारा का सारा काम किसका रहेगा, आरबीआई का। यानी कि आपको रुपए से डॉलर, डॉलर से रुपए, रुपए से पौंड, पौंड से रुपए, रुपए से दिनार, दिनार से रुपए, रुपए से टका, टका से रुपए, रुपए से नेपाली रुपया, नेपाली रुपए से इंडियन रुपये, अगर ऐसा कुछ परचेज करना पड़े, ऐसा कुछ आपको एक्सचेंज करना पड़े, तो इस एक्सचेंज के रिगार्ड में रेगुलेशन और मैनेजमेंट करने का काम किसका होता है, आरबीआई का। आरबीआई से नहीं परचेज करते हो, परचेज करोगे बैंकर से, लेकिन इन पर जो रेगुलेशन बनाए रखना, इनसे कनेक्टेड जो नॉर्म्स बनाए रखना, वो किसका काम है, आरबीआई का। रिलेटेड फंक्शन विच इज असाइन टू द सेंट्रल बैंक इज द मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। This task is facilitated when the central bank is also the custodian of the official foreign exchange reserve. इनका कहना है कि जब मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, तो जब आप कस्टोडियन के तौर पर काम कर रहे हो तब भी आप यही कर रहे हो, और या फिर आप मैनेजमेंट या रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी हमको यही काम करना पड़ता है, मैनेजमेंट, रेगुलेशन और स्टेबलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और साथ ही साथ में मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। अगला एस्पेक्ट रहेगा बच्चों क्रेडिट कंट्रोल करना। अगला एस्पेक्ट रहेगा बच्चों क्रेडिट कंट्रोल करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? ये क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, ये क्या होगा, इसे हम क्रेडिट कंट्रोल की जब बात करते हैं तो क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या कवर होगा, इन सारे एस्पेक्ट को हमने देखना है। आरबीआई का जो फंक्शंस होते हैं, जो लीडिंग फंक्शंस होते हैं, उनमें एक फंक्शन ये भी होता है कि किस रेट पर बैंकर्स पब्लिक को पैसे देंगे और किस रेट पर पब्लिक जो पैसा जमा कराएगी उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आरबीआई को देख करके चलने पड़ते हैं। आरबीआई सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली क्रेडिट को कंट्रोल करता है। आरबीआई चाहे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट्स को कम कर सकता है, उधार देना कम कर सकता है पब्लिक एट लार्ज को, और वो बढ़ा भी सकता है, इनके तरीके होते हैं। आरबीआई चाहे तो इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है और इन्फ्लेशन कम कर सकता है। मैंने कई टेक्निकल वर्ड बोल दिए, एक तो क्रेडिट बढ़ा सकता है, क्रेडिट कम कर सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, इन्फ्लेशन कम कर सकता है। ये क्या होता है, कैसे बढ़ जाता है इन्फ्लेशन, कैसे कंट्रोल हो जाता है इन्फ्लेशन, कैसे क्रेडिट ज्यादा लिबरल हो जाते हैं, ये सारी मुद्दों की बात करें, ये सारे एस्पेक्ट की बात करें तो वो क्रेडिट कंट्रोल में कवर होते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मुद्दे से बिल्कुल हट करके, अभी थोड़ी देर के लिए स्टडी को आप भूल जाओ, सिर्फ जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं उस पर फोकस करना। बच्चों ये पेन है, ये जादुई पेन है। जादुई पेन का मतलब समझते हो बेटा? सकलक बूम बूम याद आ रहा होगा बचपन वाला। जादुई पेन है। जादुई पेन ये करता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तो अपने आप से ही हाथ चलना चालू हो जाता है और सही आंसर पर टिक कर देता है। जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है, रुकता ही नहीं है, सही आंसर लिख करके ही रुकता है। हमने कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन हम ऐसे ही क्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेन। और ये पेन आज आपके लिए अवेलेबल है। इस पेन की नीलामी हो रही है बच्चों। एज्यूम करो आपके पास, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए हैं। एज्यूम करो 1-1 करोड़ से ज्यादा नहीं, पॉकेट में रखे हुए हैं आपके पास। और जैसा कि मैंने बोला, इस पेन की जो बिड स्टार्ट होगी 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। जल्दी से बिड लगाना स्टार्ट करो। कौन बच्चा इसे कितने रुपए में खरीदेगा? 1 लाख रुपए से बिड स्टार्ट होगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं। पेन का मैंने आपको इंपोर्टेंस बता दिया, कितना वैल्यूएबल पेन है ये।
इससे खाना ड्रॉ कर दो, खाना बन जाता है। इसे गोल्ड ड्रॉ कर दो, गोल्ड की ज्वेलरी बन जाती है। इसे एग्जामिनेशन सीट पर रख दो, एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कर देता है। इसे घर बना दो, घर बन के एक्चुअलिटी में तैयार हो जाता है। पेन क्या, पेन क्या जादुई चीज है। 1 लाख रुपए से इसकी कहीं ना कहीं बोली स्टार्ट होती है। तो इस दौरान बिड जो स्टार्ट हो रही है 1 लाख रुपए से, लेकिन पहला बिड मेरे को देखने को मिला 50 लाख। बेटा ये अभिषेक, आपने जो जीरो लगाए ना, वो जीरो को थोड़ी देर के लिए आप ये सोच करके लगाएं कि आपके पास मात्र 1 ही करोड़ रुपए है। ध्यान रखना। और 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। नितेश कुमार, आपने भी कुछ जीरो ज्यादा लगा दिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी कुछ जीरो ज्यादा लगा दिए। मैंने आपसे एक बात बोली थी, एज्यूम कर लो कि पॉकेट में 1 ही करोड़ रुपए, इससे ज्यादा है ही नहीं। उसके बाद बोली लगाना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनेगा। 1 लाख से स्टार्ट हुई थी। एक बच्चे ने जेन्युइन सा दिया कि सर 50 लाख, दूसरे ने बोला 1 करोड़, तीसरे ने बोला 1 करोड़। मतलब जितना था उतना फेंक दिया। बच्चों 1 करोड़ से ऊपर और कोई जाएगा? पैसे ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। अगर 1 करोड़ से ऊपर गए तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट आपको मिल सकता है, क्योंकि पैसे है नहीं और आपने उधर ऐसे ही बोल दिया। समझ रहे हो? बाकी सारे बच्चे भी बोल दो बेटा, बहुत बढ़िया पेन है, जल्दी से बताओ कितने में खरीदोगे? ऐसा जादुई पेन, ऐसा जादुई पेन, ऐसा जादुई पेन। बच्चे कह रहे हैं बैंक से लोन लेकर के आएंगे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं। 1 ही करोड़ रुपए हैं अभी 1 ही करोड़ रुपए हैं। अब आपके सामने मजबूरी है बच्चों। 1.5 करोड़ आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा है ही नहीं। 1 करोड़ से ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है 1 करोड़। लेकिन बेटा 1 करोड़ की बोली तो पहले ही लग चुकी है। मोहित कुमार लगा चुके हैं, अभिषेक भी 1 करोड़ आई थिंक लगा ही चुके हैं, नितेश कुमार भी 1 करोड़ की बोली लगा चुके हैं, ऋषभ भी लगा चुके हैं। तो मैं आपको 55 लाख में क्यों दूंगा? क्योंकि बोली का मतलब समझते हो ना, जब बिड्स होती है, ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर को कहीं ना कहीं वो सेल किया जाएगा। तो हाईएस्ट बिडर हमारे यहां पर मिल चुका है 1 करोड़ का, और उससे ऊपर कोई नहीं जा रहा। अब मैं हथौड़ा लेकर के पीट रहा हूं 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। और कभी भी बिड का एक फंडामेंटल होता है, जो बिड में सबसे ज्यादा वैल्यू कोट करता है फर्स्ट टाइम कोट करता है, पहले कोट करता है। उसके बाद सेम वैल्यू पर दूसरे को नहीं मिलेगा। सेम से दूसरे को 1 रुपया तो कम से कम बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन आप में से किसी के पास 1 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं। तो 1 करोड़ सबसे पहले बोला था, 1 करोड़ सबसे पहले बोला था अभिषेक कुमार ने। वो उन्होंने जीरो ज्यादा लगा ली, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं इन्होंने 1 करोड़ बोला। तो उसके टाइम पर हथौड़ा लेकर, हैमर लेकर के बोला जाएगा 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। और इसके साथ ही ये पेन ट्रांसफर किया जाता है। किसको किया जाता है? अभिषेक को। बेटा इस एग्जाम्पल की समस्या समझने का प्रयास करना। ये मजे लेने के लिए एग्जाम्पल नहीं था, ये एग्जाम्पल आपको कुछ सिखाने के लिए था। ये एग्जाम्पल आपको बताने के लिए था कि कई बार हमारी पॉकेट में पैसे होते हैं, उस दौरान हम क्या करते हैं? ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार हमारी पॉकेट में पैसे होते हैं तो हम ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर हमारी पॉकेट में पैसे ना हो, हमारे पास पैसे ना हो, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो, नहीं करते खर्च। तो आरबीआई यही तो करता है। आरबीआई को जब महंगाई बढ़ानी होती है तो पब्लिक के पॉकेट में पैसे भर भर के डालता है। बच्चे कह रहे पब्लिक के पॉकेट में पैसे कैसे डाले जाएंगे सर? लोन दिया जाएगा। बैंकर्स के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस, बैंकर्स की जो कंडीशंस होती हैं, जो उन पर कंट्रोल लगा रखे होते हैं, जो लिमिट्स लगा रखे होते हैं, उन्हें रिलैक्स कर देता है, इंटरेस्ट रेट को सस्ता करवा देता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस कर्ज भर भर के मिलता है, और जब कर्ज मिलता है तो पैसे खर्च भी अच्छी तरीके से होते हैं। पैसा और मनी एक ऐसी चीज है जो आज तक कभी किसी पर नहीं रुका। अगर किसी पर रुक जाए तो वो तो फिर सोने की लंका ही बना दे। मेन चीज क्या है बच्चों? पैसा आता है, और जिस स्पीड से आता है
उसे 2 गुनी रफ्तार से दौड़ करके जाता है। और जब आएगा ही नहीं तो जाएगा कहां से? कोविड में इनकम कम हुए तो कहीं ना कहीं बच्चों ने भी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दिए कि चलो सस्ता वाला पढ़ लेते हैं, कहीं से फ्री में ट्राई कर लेते हैं, शायद पास हो जाएंगे बच्चों। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कई बार हम धोखा खा जाते हैं, कई बार हम अपने आप से सेल्फ में ट्राई कर रहे हैं और एक अटेम्प्ट हमारा एक्स्ट्रा लग गया, हमको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था तो लॉस में आ गए। क्यों ऐसा किया था हमने? जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने कई बार ऐसा भी ट्राई कर लिया कि चलो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम 5 स्टार में लंच करने जाते हैं और हम कम से कम 10,000, 20,000, 50,000 खर्च करके आते हैं। बट जब हमारे पास मनी नहीं होगा तो हम ढाबे पर 50 रुपए की थाली भी खा लेते हैं। इंसानी तो है, इंसानी तो है। पैसे हैं तो बादशाह, पैसे नहीं है तो फिर अपने फॉर्म में वापस आ जाता है, इंसानी फॉर्म में वापस आ जाता है। तो क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो आरबीआई करता है क्या है? पॉकेट में पैसे डालेगा आपकी और आप खर्चे करना चालू कर दोगे। जब खर्चे होंगे तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और महंगाई कैसे बढ़ती है ये मैंने आपको सिखाया। आपके पास पेन हो तो इस पेन की जो मैंने बिड स्टार्ट करी थी 1 लाख से स्टार्ट करी थी, आप 1 करोड़ पर क्यों पहुंचे? 1 लाख में क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि सबके पास पैसा था। अगर किसी के पास भी 1 लाख रुपए नहीं होते तो इसे कोई नहीं खरीदता 1 लाख रुपए में। अगर किसी के पास 50,000 रुपए भी नहीं होते तो इसे कोई 50,000 में भी नहीं खरीदता। आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि हमारे जमाने, आप पेरेंट्स बोलते होंगे हमारे जमाने में तो इतने रुपए में ये सारा काम हो जाता था। वो क्यों हो जाता था आपके जमाने में? क्योंकि पैसे ही नहीं थे। आपके जमाने में फंड नहीं था, आपके जमाने में लोन नहीं मिलते थे। आपके पास पॉकेट में पैसा है तो खर्च कर दिया, नहीं है तो नहीं किया, बहुत कम पैसे से ही काम चला रहे हैं। और अकॉर्डिंगली सेलर्स को भी मालूम होता था कि पैसा नहीं आएगा तो वो सस्ते में सेल करते थे। लेकिन आज के टाइम में घर में पैसा हो ना हो लोन की लाइन लग जाती है। सुबह से लेकर शाम तक 4 कॉल तो आपको आ जाते होंगे कि क्रेडिट कार्ड बनवा लो, लोन ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप बोलते हो कि पढ़ लेने दो, पहले बाद में कर लेंगे ये सब कुछ। मैंने आपसे बोला क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है? पब्लिक के पास पैसा जाने से रुक जाता है और उसके बड़े सारे तरीके होते हैं। बड़े सारे तरीके क्या होंगे? जब हम क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे तो बड़े सारे तरीकों में से एक तरीका हमारा क्या होगा कि हम इंटरेस्ट रेट को महंगा कर देंगे तो पब्लिक लोन कम लेगी। इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर देंगे, पब्लिक लोन ज्यादा लेगी। इंटरेस्ट रेट को महंगा किया, पब्लिक ने लोन कम लिया। इंटरेस्ट लोन को महंगा किया, पब्लिक ने लोन कम लिया, तो इसका मतलब क्रेडिट कंट्रोल। और जब क्रेडिट कंट्रोल तो मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। क्रेडिट्स को रिलैक्स किया, क्रेडिट बढ़ाया, तो इस दौरान क्या होगा? पैसा पब्लिक की पॉकेट में ज्यादा आएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला कि बैंकर्स हमारे क्रेडिट कंट्रोल करने का काम भी करते हैं और साथ ही साथ इन दीज डेज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ही बच्चों क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज्यादा तो जनरल प्राइस लेवल ज्यादा, इन्फ्लेशन कम तो जनरल प्राइस लेवल कम। जनरल प्राइस लेवल एंड अचीविंग द वेरियस अदर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ इनका कहना है जब हम क्रेडिट्स को कंट्रोल करते हैं तो अदर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी लेकर के चल रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा होम लोन की बात करें तो घर बनाने के लिए जो लोन मिलता है वो सस्ता मिलता है। एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो खेती करने के लिए जो लोन मिलता है वो सस्ता मिलता है। लेकिन आप पर्सनल लोन लोगे तो आपको लोन महंगा मिलेगा। आप व्हीकल लोन लोगे तो आपको लोन महंगा मिलेगा। व्हीकल लोन ले रहे हो 18% तक इंटरेस्ट देना पड़ता है और जब आप घर बनाने के लिए लोन लेते हो तो 6 से 7%, 8% तक इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाता है। आप एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रहे हो, फार्मिंग के लिए लोन ले रहे हो तो 5% तक भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इनका कहना है ये कंट्रोल क्रेडिट करते हैं और अदर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक हैज एक्वायर्ड द राइट्स एंड पावर ऑफ कंट्रोलिंग द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। ये सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और सेंट्रल बैंक कैन अडॉप्ट वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 4% से 5% कर दिया तो पब्लिक पर 1% का ज्यादा बर्डन आया। क्वांटिटी में हम उसे मेजर कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड्स का मतलब होता है सेंट्रल बैंक ने एडवाइजरी इशू करी
कि इन 6 महीनों के दौरान, कोविड के दौरान, कोई भी बैंक अपने कस्टमर से ईएमआई नहीं लेगा, उनको मोरेटोरियम पीरियड देगा। मतलब बैंकर्स को एक डायरेक्शन दिया और बैंकर्स को वो डायरेक्शन फॉलो करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो आरबीआई से उन्होंने लाइसेंस ले रखा है। तो कई बार सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस देता है, गाइडेंस देता है कि आपने ऐसे लोन लेना है, वैसे लोन लेना है, लोन देने के लिए आपने ये सारी कंडीशन चेक करनी है, इनकम चेक करनी है। और कई बार वो कंडीशन जब रिलैक्स कर दी जाती है तो लोन इजीली अवेलेबल होता है। तो बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट की बेसिकली बात कर रहे हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ के थ्रू भी कई बार क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर दिया आरबीआई ने और पब्लिक ने उन सिक्योरिटीज को खरीदा क्योंकि वो सिक्योरिटीज काफी बेनिफिट देंगे, फ्यूचर में काफी अच्छा इंटरेस्ट देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे। तो पब्लिक का पैसा किसके पास पहुंचा? आरबीआई के पास। और जैसे ही पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास गया तो इसका मतलब पब्लिक की पॉकेट से पैसा गायब, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ओएमओ के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कई बार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और उन्हीं सिक्योरिटीज को जब आरबीआई पब्लिक एट लार्ज को उस पैसे को वापस कर देता है तो पब्लिक की पॉकेट में ज्यादा पैसा पहुंच जाता है, उस दौरान इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। चेंज इन द रिजर्व रेशो, सेलेक्टिव कंट्रोल। कई बार बैंकर्स क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशो या स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो, जो कि कहीं ना कहीं बैंकर्स को अपने पास मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, उनको बढ़ा देता है। इसका मतलब ये पैसा रिजर्व रखना है, लोन के तौर पर नहीं बांटना। अगर वो बढ़ेंगे तो लोन कम बटेगा, लोन कम बटेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। और यही रिजर्व रेशो जब कम कर दिए जाते हैं तो बैंकर्स ज्यादा लोन देने की पोजीशन में आ जाते हैं और उस दौरान हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन एक ऑप्टिमम होना चाहिए, न बहुत ज्यादा होना चाहिए, न बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम होता है तो बिजनेस हमारे बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, और अगर बहुत ज्यादा होता है तो आम जनता पर, मिडिल क्लास पर, लोअर क्लास पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो सेंट्रल बैंक चाहता है कि बिजनेस भी बेहतर चले और कहीं ना कहीं कंट्री की जो पब्लिक है उसको भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए वो क्रेडिट कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्रेडिट कंट्रोल तक के जितने सारे पॉइंट मैंने कवर कराए वो क्या सारे आपको समझ में आ गए? और जल्दी से मेरे को बताइए, क्या ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए? क्या ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं? जल्दी से बोलिए बच्चों। जल्दी जल्दी मैसेज करके टाइप करिए और साथ ही साथ ये नोटिंग करिए, क्रक्स ऑफ लीडिंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। मैं एक काम करूंगा बच्चों, ये जो क्रक्स आपके लिए रेडी कराए ना, इन सारे इस नोट्स को मैं आपके लिंक फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। ये जो पर्टिकुलर नोट्स है आपके लिंक फोल्डर में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आपने काम इतना करना है कि ये जो क्रक्स है ना, सिर्फ इसको ही नोट करना है। अब हमने लीडिंग फंक्शंस के बारे में बात कर ली। सारे बच्चे आंसर कर दिया करो बच्चों, क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो उस डाउट को मेंशन कर दिया करो। क्रक्स ऑफ लीडिंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की मैं आपसे बात कर रहा था। तो यहां पर हम स्पीडली रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इश्यू ऑफ नोट्स। कोई बात नहीं बेटा, जिसके मोबाइल में फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है वो मेरे को अपना जीमेल आईडी सेंड कर दें। नंबर नोट कर लें, 9213758668। कोई भी आपका टेक्निकल डाउट है तो इस पर ही मैसेज किया करो। 9213758668। जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा यहां से। इस पर्टिकुलर नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक सेंड करवा दूंगा। दोबारा से फिर गूगल ड्राइव में जाकर के आप ओपन कर लेना उसे, ठीक है? तो ये जो क्रक्स है ये आपने मेंटेन करना है। सबसे पहला जो क्रक्स है, इश्यू ऑफ नोट्स। दूसरा है बैंक टू बैंकर्स। सेकंड है बच्चों हमारा बैंक टू बैंकर्स। ये गलत हो गया इधर, बैंक टू बैंकर्स पॉइंट भी नहीं है ये। और अगला है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द कोई बात नहीं बेटा, दोबारा सेंड कर देंगे।
क्रक्स की हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शंस की। अगर हम बात करें प्राइमरी फंक्शंस में हमारा कौन कौन सा फंक्शन था? मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू, गोल्ड बैकिंग और बैकिंग इन गोल्ड बुलियंस। अगर हम बैंक टू बैंकर्स के तौर पर काम करें तो कस्टोडियन ऑफ द कैश प्रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉल्ट और क्लियरिंग एजेंट। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के तौर पर बात करें तो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और एजेंट या अंडरराइटर टू द गवर्नमेंट और बैंक का और गवर्नमेंट का एडवाइजर भी होते हैं ये। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे तो हमने यहां पर स्पीडी रिवाइज कर सकते हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी और कैन स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ करेंसी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। और अगर बात करें मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो मैनेजमेंट करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं एक्सचेंज रेट्स को। क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट ऑफ स्टेबिलिटी एंड जनरल प्राइस लेवल। एडॉप्ट वेरियस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड, जैसे कि बैंक रेट को कंट्रोल करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन रिजर्व रेशो। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जनरल प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी बनाए रखना है, स्टेबिलिटी इन जनरल प्राइस लेवल। ये सारे पॉइंट शॉर्ट नोट के तौर पर आप मेंशन कर लेंगे, एग्जाम वाले दिन इसी को रिवाइज करके जाएंगे। जो क्वेश्चन बनेगा आपका इधर से ही बन जाएगा, क्योंकि बाकी सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होगी। अदर फंक्शंस की बात करें बच्चों, अदर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेंट्रल बैंकिंग इन डेवलपिंग कंट्री, डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। और डेवलपिंग कंट्री में सेंट्रल बैंकिंग भी रोल प्ले करता है। कई बार कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिनके बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे नहीं होते, तो उन पर डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प की जाती है सेंट्रल बैंकिंग में। आगे सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इंपोर्टेंट टिक कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके लिए बन सकता है। मेन जो एंटिटीज थे उनके मैंने आपको सेंट्रल बैंक नोट करा दिए, जैसे इंडिया का क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए का फेडरल रिजर्व, यूरोप का यूरोपियन सेंट्रल बैंक, चाइना का पीपल बैंक ऑफ चाइना, जापान का रहेगा बैंक ऑफ जापान कॉल्ड निशिगन इन शॉर्ट, बैंक ऑफ रशिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम का, पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंका का द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, नेपाल का है द नेपाल राष्ट्र बैंक, बांग्लादेश का बांग्लादेश बैंक। ये फैक्ट हैं, ये तो आपको रिटेन करने, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये कंट्री का नाम रहेगा और साथ ही साथ उसके सेंट्रल बैंक। ऐसा करके आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ किस कंट्री का कौन सा सेंट्रल बैंक है, इसे अच्छे से रिटेन कर लेना। अगला मुद्दा रहेगा बच्चों हमारा कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। 10 मिनट्स का हम इधर ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे अगली। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं 10 मिनट के बाद।